यस, अब ये लास्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पलर का सेकेंड चैप्टर एग्जाम्पलर कर रहे हैं एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके एग्जाम्पलर में ये पिछले क्लास में ये हो गया है। अब हम लोगों को इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है 2.4 से 2.3 तक हो गया है। पहले 2.4 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। तो एक स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल दिया हुआ है 100, राइट। सरफेस वैल्यू इस पोटेंशियल का 100 वोल्ट है, राइट। मतलब ये 100 वोल्ट कहाँ पे है, इसके सरकमफेरेंस पे, इधर मतलब यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है सरफेस का। पूरा सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो 100 वोल्ट मतलब मिल रहा है। ये रेड से इसका आउटलाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो जो रेड से इसका मैं यहाँ बना रहा हूँ आउटलाइन, इस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। तो स्टेटमेंट आर मेड इन दिस रिगार्ड। स्टेटमेंट 1 है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। तो ये देखिए कंडक्टर का दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही है, क्योंकि जितना भी इसका चार्ज होता है सब बाहर सरफेस पे चार्ज हो जाता है, और लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आते नहीं है। इसके अंदर लाइन आने लगेगा तो इंटरसेक्ट करने लगेगा एक दूसरे को। ये लाइन बाहर खाली लाइंस ऑफ फोर्स जाता है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही इसने बोला है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 100 सरफेस पे दिया हुआ है, और बोल रहा है अंदर किसी भी पॉइंट पे आप अगर निकालेंगे तो सेम पोटेंशियल आएगा, यानी 100 वोल्ट आएगा। ए पॉइंट पे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बी है, सी है, तो सारे पॉइंट पे पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, एंड ऑल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू इट्स सरफेस वैल्यू, दैट मींस 100 वोल्ट। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता है इंफिनिटी से चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। तो अगर आप इंफिनिटी से किसी चार्ज को ला रहे हैं तो आपको वर्क कब करना पड़ेगा, जब उस चार्ज को कोई रिपेल करेगा, मतलब आने में अपोज करेगा। तो इस स्फीयर का तो फील्ड सिर्फ बाहर है, बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर है, यानी बाहर अपोजिशन मुझे फेस करना पड़ेगा इसको लाने में। यहाँ तक लाने में मुझे अपोजिशन फेस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगा देता है। तो जब मैं इस चार्ज को लाने जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स लगा देगा, आने नहीं देगा। लेकिन एक बार जब मैं इसके अंदर चला जाऊंगा इस स्फीयर के, तो अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनसाइड दिस स्फीयर क्या है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो गया तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाता हूँ चार्ज को तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच क्या है, 0 है पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इसका 100 पोटेंशियल है तो इसका भी 100 पोटेंशियल होना चाहिए। क्योंकि क्यों 100 पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब नहीं है तो मुझे ए से बी लाने में किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कोई है ही नहीं अपोज करने वाला। तो इसीलिए ये इनसाइड वाले पॉइंट में कहीं भी आप ले जाएंगे आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। तो सरफेस तक, इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो मैंने वर्क कर दिया वही इसका पोटेंशियल हो गया, अंदर में और पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर the electrostatic potential is 100 volt, which is its surface value. So here statement 1 and 2 both are correct, and actually statement 2 is explanation, correct explanation. Yeah, statement 2 is derived from statement 1. We can also say that statement 2 is concluded by statement 1, right? So let's see first option. First option is S1 is true but S2 is false. This is wrong option, क्योंकि दोनों true है। Both S1 S2 false, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों true है। S1 and S2 both are true, ये सही है। And S1 is cause of S2, मतलब S2 हो क्यों रहा है, क्योंकि S1 है यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसीलिए तो उसके अंदर पोटेंशियल 0 आया था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन देखिए क्या था, S1 is true but and S2 is true but statement are independent, ये भी गलत है।
S1 S2 दोनों ट्रू है और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है, S2 जो है वो S1 से ही आया है, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर सी इस क्वेश्चन का हो गया, सी, राइट। 2.5 अब करते हैं हम लोग। 2.5 में इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस। ग्रेट डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस मुझे लेना है। फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not zero are approximately। तो कलेक्शन ऑफ चार्ज कुछ यहाँ पे मुझे कंसीडर करना है, ठीक है। देखिए कुछ चार्ज यहाँ पे कुछ +3 कूलम, +2 कूलम, -1 कूलम, ऐसे कुछ कलेक्शन ऑफ चार्ज यहाँ पे मैंने लिया है। अब इसका टोटल सम नॉट जीरो, इसका सम जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जीरो नहीं है, 3 to 5 उसमें से एक जाएगा, 4 बचेगा ये, तो यानी टोटल सम जीरो नहीं है। अब ये कलेक्शन ऑफ चार्ज इतना है। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे बनाना है, तो ग्रेट डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जब हम जाएंगे तो इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अर्थ और सन का भी तो साइज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें न्यूटन का फॉर्मूला लिखते समय G m1m2/r², हम लोग सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ले लेते हैं और साइज कंसीडर नहीं करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब आप मान सकते हैं, जब उन दो ऑब्जेक्ट के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाने पे, राइट। जैसे सन और अर्थ के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो उन दोनों के बीच, उन दोनों को अब पॉइंट मास लेकर हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि ये पॉइंट मास है, जबकि कितना बड़ा साइज है उसका, है कि नहीं? तो यहाँ भी बहुत सारे चार्ज हैं रखे हुए डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे निकालना है, इसलिए इन सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं हम। तो अगर पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिए तो पता है सबको कि पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो क्या होता है, कंसेंट्रिक स्फीयर होता है ना। ऐसे एक स्फीयर के अंदर एक स्फीयर, उसके अंदर एक और स्फीयर, ऐसे होता है। तो इसको पॉइंट चार्ज अगर आप कंसीडर कर लिए पॉइंट चार्ज, तो इसका किस तरह का इक्विपोटेंशियल आएगा, ऐसा आएगा। एक कंसेंट्रिक स्फीयर, उसके बाहर एक और कंसेंट्रिक, फिर उसके बाहर एक और, फिर से उसके बाहर एक और, ऐसे कंसेंट्रिक स्फीयर आने लगेगा। तो कैसे, कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्योंकि पॉइंट पॉइंट चार्ज का फील्ड कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, रेडियली आउटवर्ड, प्लस अगर है तो, और माइनस है तो इनवर्ड। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे होता है, तो ये सारे पे 90 डिग्री यही तो होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन करेक्ट, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर होगा इसका। अब ये MCQ1 मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि a parallel plate capacitor is made of two dielectric blocks in series. One of the blocks has thickness D1 and dielectric constant K1। ये कैपेसिटर यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कैपेसिटर, उसमें से एक K1 डाइलेक्ट्रिक का और D1 इसका गैप लिया है दो प्लेट के बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच, ऐसा कैपेसिटर। और दूसरा कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और प्लेट के बीच का गैप D2 है। D2 कौन सा 1 और कौन सा 2 है, एक D1 है एक D2 है, दोनों D1 D1 लिख दिया है, फिगर गलत बना दिया है। एक D1 है और दूसरा क्या है, D2 है, देखिए यहाँ। तो इसको D2 लिखना है, D2 जिसमें K2 है उसको लिखना है D2। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको D2 कर लीजिएगा, D2, राइट। अब इसमें पूछ रहा है कि आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर इसका हम निकालें तो उसके लिए K कितना रखेंगे, ये है। दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D1 + D2, मतलब D1 + D2 कुल मिलाकर एक ही कंसीडर करें हम लोग और एक ही प्लेट यहाँ से हम आने, तो ये K1 K2 का इक्विवेलेंट क्या होगा, राइट। K1 K2 का इक्विवेलेंट बताना है यहाँ। तो देखिए अगर पूरे को आप एक ही कंसीडर कर लेंगे तो इसका एप्सिलॉन नॉट A/D आएगा। एप्सिलॉन नॉट A/D, डी क्या है, प्लेट के बीच का गैप, और A है एरिया ऑफ प्लेट। ये भले ही लाइन के जैसा दिख रहा है लेकिन ये रेक्टेंगुलर एरिया ऐसे रहता है,
ऐसे रहता है ये प्लेट, ये भी प्लेट अंदर ऐसे रहता है ऐसे, और इस पे एक पे प्लस प्लस ऐसे चार्ज होता है और एक पे माइनस माइनस। ये इसको बनाया है ऐसे 2D, लेकिन ये सच में अंदर की तरफ ऐसे होगा, ये भी अंदर की तरफ ऐसे होगा, राइट। तो इस पे एक प्लेट इसको कंसीडर करें और एक माइनस इसको कंसीडर करें, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। और अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो वो उतना टाइम्स हो जाता है, के टाइम्स हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के टाइम्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है इसका, है ना। तो अभी मुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल कर और देखना है कि रिजल्टेंट के जगह पर क्या आता है, ये देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये K1 और K2 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सीरीज में, कहीं देखिए उन्होंने ऐसा वर्ड कहीं देखिए सीरीज लिखा हुआ, सीरीज है ना। तो सीरीज के लिए हम लोग को क्या कंसीडर करना होगा, यहाँ कौन से कलर से करें, इससे करते हैं। अगर ये दोनों सीरीज है तो कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला होगा पता कि C इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होता नहीं है, ऐसे करके ऐड होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे ऐड होता है ना। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, कैपेसिटर है ना ये, रजिस्टर का उल्टा होता है, कैपेसिटर का उल्टा रूल। कैपेसिटर का 1/C सीरीज में ऐसे करते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1। C1 मतलब खाली इसका कैपेसिटेंस लिखना है ऊपर वाले का, तो उसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए, और डी के जगह पर D1 लिखना है क्योंकि आधा कैपेसिटर हम ले रहे हैं ऊपर वाले। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई D1, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो यहाँ K1 मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना रहता है उतना टाइम्स हो जाता है। फिर दूसरे कैपेसिटर के लिए चलिए करते हैं प्लस 1/, दूसरे कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए K2/D2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कैपेसिटर के लिए प्लेट के बीच में गैप कितना है D2, दूसरे कैपेसिटर के लिए प्लेट के बीच गैप D2। ओके, अब इन दोनों को ऐड करना है मुझे, तो ये D1 क्या ऊपर चला जाएगा और D2 भी ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए K1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए K2। अब 1/C इक्विवेलेंट एलसीएम क्या आएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए तो सब में है और K1 K2 आ जाएगा, K1 K2, अब K2 मल्टीप्लाई हो जाएगा D2 में D1 में, और K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा D2 में, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो C इक्विवेलेंट मिलेगा। रेसिप्रोकल करने पे कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 अपॉन K2 D1 प्लस K1 D2 कितना आएगा। अब इसमें से D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 को बोल रहा है कि आप एक लेंथ लीजिए, तो हम क्या करेंगे इसमें D1 प्लस D2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा D1 प्लस D2 में मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ ब्लैक कलर चलेगा, हाँ एप्सिलॉन नॉट ए, ये एप्सिलॉन नॉट ए, और बाकी का जो टर्म है उसको इधर लिख दीजिए K1 K2 और प्लस ब्रैकेट में D1 प्लस D2 अपॉन K2 D1 प्लस K1 D2, इतना लिख दिए। अब ये D1 प्लस D2 तो अपने मन से मैंने लिखा है तो यहाँ D1 प्लस D2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें से ये जो टर्म है ना एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1 प्लस D2, ये टर्म, ये अगर पूरे को एक कैपेसिटर माने तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टोटल डिस्टेंस, और ये पूरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही पूछा था कि कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, तो यही नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा और क्या, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा K1 K2 ब्रैकेट में D1 प्लस D2 और डिवाइडेड बाय K2 D1 प्लस K1 D2, यही फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर यही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, देखिए K1 थर्ड ऑप्शन है, देखिए सी ऑप्शन में ऐसा है K1 K2 ब्रैकेट में D1 प्लस D2 और डिवाइड बाय K2 D1 प्लस K1 D2।
तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राइट। तो इसमें मिस प्रिंटिंग है, जहां जहां वो आप चेंज कर लीजिए। एक तो यहाँ पे D1 है और यहाँ भी D1 लिख दिया है, जबकि क्वेश्चन में एक D2 दिया है और एक D1 दिया है, उसको चेंज कर लेना है। फिर यहाँ थर्ड ऑप्शन में भी ये D1 के साथ K1 लिख दिया है, जबकि K1 के साथ D2 मल्टीप्लाई होगा और K2 के साथ D1 मल्टीप्लाई होगा। तो ये चेंजेस कर लेना है इसमें और सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? ये आंसर है इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट।